अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपीस करते हैं यानी मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। मैं एक एक करके आपको समझाने वाली हूं कि ये क्या चेंजेस हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सेबी के इस कैटेगराइजेशन के चेंजेस से आ रही है वो ये कि सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, जो कि वो फंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर गोल के लिए बनाए जाते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन और रिटायरमेंट फंड्स, इन दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ये सुनते ही अगर आप चिंतित हो गए हैं तो पूरी खबर के साथ बने रहिए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए आपकी जो सिप है वो जरूर रुकने वाली है। तो निवेशकों के लिए कंफ्यूजन कम हो, ये है सेबी की कोशिश। कैटेगराइजेशन को आसान किया गया है, कहा गया कि हमने इसे रैशनलाइज कर दिया है। मल्टीपल कैटेगरीज में ओवरलैप जो थी उसको जो है कम करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश है कि इन्वेस्टर्स को स्कीम्स समझना बहुत आसान हो। ओवरलैप और स्कीम्स की नेमिंग, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था, लेकिन भाई नाम में बहुत कुछ रखा है। म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है अपने स्कीम्स के नाम कुछ ऐसे रखती थी कि लगता था कि ये आपको बहुत सारा रिटर्न देने वाली स्कीम है और उसके सामने दूसरी स्कीम्स फेल हो जाएंगी। और इसी को दूर करने के लिए अब जो सेबी के जो नए सर्कुलर में कहा गया है कि नेम में क्लैरिटी रहनी चाहिए। और हाँ, आपके लिए म्यूचुअल फंड की एक नई कैटेगरी भी अब सामने आ रही है, लाइफ साइकिल फंड्स की। तो रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड्स बंद हो जाएंगे, डिसकंटिन्यू हो गए। 26 फरवरी आखिरी दिन था। अब इसमें जो म्यूचुअल फंड की एएमसीज हैं आपसे नया इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाएंगी। लेकिन हाँ, चिंतित नहीं होइए, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है चिल्ड्रन और रिटायरमेंट फंड से। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो हो रहा है वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में यहाँ थोड़ी सी सख्ती नजर आ रही है, जो कि सेबी कर रही है। क्योंकि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को लेकर के ना देखा जा रहा था कि इतनी सारी कैटेगरीज में फंड्स आ जाते थे अलग अलग सेक्टर और थीमेटिक के कि बहुत डुप्लीकेशन और बहुत ओवरलैप होता था। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स पर क्या फैसला आ चुका है अब इस सेबी के नए सर्कुलर में। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। क्या होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड? जो आपको किसी सोल्यूशन के लिए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। दो सोल्यूशन, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये बहुत पॉपुलर थे। इन फंड्स के नाम में ही लिखा होता था कि रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स। अब 26 फरवरी से ये डिसकंटिन्यूड हो गए हैं। एएमसीज आपसे और इसमें नई सिप का पैसा नहीं ले पाएगी। नई सब्सक्रिप्शंस बंद हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है वो आपको लौटा दिया जाएगा। अब जो इन स्कीम्स, जो भी चिल्ड्रन फंड हो या रिटायरमेंट फंड हो, सिर्फ जो भी क्लोज स्कीम होगी उस पर डिपेंड करेगा कि मान लीजिए कि एक स्कीम ए है जो कि चिल्ड्रन फंड थी और एक स्कीम बी है जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है। जो स्कीम ए है उसका जो लार्जली जो कंस्ट्रक्ट है और वो जिस तरह से निवेश करी वो एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह कर रही है, तो वो उसी कंपनी के फ्लेक्सी कैप फंड में उसे मर्ज कर दिया जाएगा, एक जैसी स्कीम्स में मर्ज कर दिया जाएगा। लार्ज कैप की तरह ही अगर वो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड बिहेव कर रहा था तो उसे एक लार्ज कैप में मर्ज कर दिया जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट अब उसकी जो सिमिलर कैटेगरी वाली जो स्कीम होगी उसमें चली जाएगी। और यही कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी। एक्चुअली होता ये था कि चाहे सोल्यूशन फंड हो या रिटायरमेंट फंड हो, वो बहुत ओवरलैप होती थी उनकी दूसरी स्कीम से। ऊपर का नाम बदल जाता था कि ये एक चिल्ड्रंस फंड है या एक रिटायरमेंट फंड है, लेकिन वो रहती थी लार्जली एक लार्ज कैप फंड या एक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसको ही दूर करने की कोशिश की गई है कि उसमें जो भी आपका अभी इन्वेस्टमेंट है वो अब उसकी सिमिलर फंड में उसे मर्ज कर दिया जाएगा। तो अब क्या होगा? 19 चिल्ड्रन फंड है और 29 रिटायरमेंट फंड है जो डिसकंटिन्यू हो रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा किसी भी तरह से फंसने वाला है। इनके जो सिमिलर वाले जो फंड्स होंगे, इसी कैटेगरी से मिलते जुलते जो फंड्स होंगे उस कंपनी के, उसमें इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को अब हम बाय बाय कह रहे हैं, लेकिन इसकी जगह सेबी ने ये कहा है कि अब लाइफ साइकिल फंड्स की नई कैटेगरी आएगी। ये गोल बेस्ड फंड होंगे जो एज के आधार पर इन्हें बनाया जाएगा और इसमें एक तय मैच्योरिटी डेट होगी और हर कैटेगरी के लिए 5 साल की मैच्योरिटी, 10 साल की मैच्योरिटी, इस तरह से 30 साल तक की मैच्योरिटी का ऑप्शन इसमें दिया जाएगा।
और मैंने कहा ना, एज बेस्ड ये कैटेगरी होगी, यानी समय के साथ आपकी एज के अनुसार इसका एसेट मिक्स जो है वो अपने आप बदलेगा। यानी अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो इक्विटी के एक्सपोजर को कम कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी की डेट करीब आ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, उस हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर जो है उसको फ्लेक्सिबली जो है मॉडिफाई किया जाता रहेगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि एक एएमसी केवल 6 स्कीम ही इस कैटेगरी में ला सकेगी। अब समझ लेते हैं कि लाइफ साइकिल कैटेगरी के इस फंड में निवेशकों को क्या खास मिलने वाला है। तो जो पुराने रिटायरमेंट फंड्स होते थे उसमें एक स्टैटिक एसेट एलोकेशन रहता था, वो वैसा ही बना रहता था शुरुआत से लेकर के अंत तक। लेकिन ये जो लाइफ साइकिल फंड है वो डायनामिक होंगे, आपके एज और मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से उसमें बदलाव आते रहेंगे। आप पे डिपेंड करता है, आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, इस तरह से आप एक टारगेटेड मैच्योरिटी पीरियड इसमें चुन पाएंगे। उम्र के हिसाब से रिस्क जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा और बाजार के उतार चढ़ाव में ऐसा भी नहीं होगा कि आपको लग रहा है डर, आपने पैसा निकाल लिया और एसेट एलोकेशन, अगर सोना भाग रहा है तो वहां लगा दिया, तो एसेट एलोकेशन का बैलेंस भी मेंटेन होता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके एज के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। जो मौजूदा सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स थे उनमें जब आप फंड स्विच करते थे तो उस पर टैक्स लग जाता था, अब वो टेंशन भी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, लाइफ साइकिल फंड से लोग लंबे समय तक बने रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने वाला फंड रहेगा, तो इसीलिए इसमें एग्जिट लोड अब लग रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करते ही 1 साल भी नहीं हुआ और पैसे निकाल लेंगे या निवेश को रोक देंगे तो 3% का एग्जिट लोड उस पैसे के रिडम्पशन में आपको देना होगा। अगर आपने 2 साल के बाद ये फैसला लिया और 2 साल में आपने कहा मुझे इस इन्वेस्टमेंट को रोकना है, तो 2% का एग्जिट लोड है और 2 साल की जगह आप 3 साल पर, अगर 3 साल ही हुए हैं इन्वेस्ट करते हुए और इसे रोक देंगे तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर आपको देना होगा। तो लाइफ साइकिल फंड्स को बेसिकली आपके गोल से जोड़ा गया है, लेकिन इसमें वो लेबलिंग नहीं है कि ये चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए है या रिटायरमेंट के लिए। आप तय कीजिए आपको कितने समय में इस पैसे की ज़रूरत है और उस हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। एग्जिट लोड का ख्याल रखिएगा, एक एएमसी 6 ही स्कीम्स ला सकेगी, इसका ख्याल रखिएगा। और इस लाइफ साइकिल फंड को लेकर बहुत लंबी चर्चा होती रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और अब हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल फंड्स की एंट्री होते हुए एक तरह से दूसरे जो पेंशन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एनपीएस हो गया, इन सबको मात देने के लिए लाइफ साइकिल फंड की शुरुआत की जा रही है। अब बात कर लेते हैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स पर। इस सेबी के सर्कुलर ने जो सख्ती की है उसे समझ लीजिए। ये सख्ती कंपनी पर है, आप पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कुछ स्कीम्स मर्ज होती हुई नजर आए। तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में अगर 50% से ज्यादा का ओवरलैप होगा तो फिर आपको ये स्कीम मर्ज करनी होगी। ये है एएमसीज के लिए आदेश। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास एक पर्टिकुलर सेक्टर पर एक स्कीम ऑलरेडी चल रही है, साथ ही में उसने एक और सेक्टर को कवर किया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो एक जैसा है, ओवरलैप बहुत हो रहा है। सिमिलर स्टॉक्स आपको 1 to 30 तक इसमें जो स्टॉक है वही आपको इनकी दूसरी स्कीम में भी नजर आ रहे हैं। भले उसका नाम कुछ अलग हो, उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ और ट्विस्ट उन्होंने ऐड कर दिया हो, तो ये ओवरलैप जो है ना नहीं चलेगा। ओवरलैप को अब एएमसीज को कम करना है, 3 साल में इसको धीरे धीरे वो कम कर सकती हैं। पहले साल में 35%, सेकेंड ईयर में 35% और थर्ड ईयर में 30%, यानी चरणों में ओवरलैप को कम करना होगा, वरना आप स्कीम्स मर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो ओवरलैप को लेकर के बहुत स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि कंपनी के पास एक स्कीम है जो उन्होंने मान लीजिए पर्टिकुलर सेक्टर बैंकिंग की लाई है, अब उसमें आपको सारे बैंक वाले स्टॉक्स नजर आएंगे जहां पे वो निवेश कर रही हैं, लेकिन तभी एक फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक सेक्टोरल फंड लेकर आ जाती हैं और दोनों में ओवरलैप बहुत होता है। इसी ओवरलैप को जो है देखते हुए सेबी ने ये कदम उठाया है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में कि अब अभी तक क्या होता था, एक एएमसी या तो वो वैल्यू फंड लाए या वो कॉन्ट्रा फंड लाए, लेकिन अब अगर ओवरलैप को वो मैनेज कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में ओवरलैप अगर नहीं है तो वो दोनों ही स्ट्रैटेजीज में एक
थीमेटिक फंड ला सकती हैं, यानी एक वैल्यू की थीम पर भी ला सकती हैं और कॉन्ट्रा की थीम पर भी ला सकती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए। स्कीम्स के बीच में जो ओवरलैप है उसे लेकर के अब एएमसीज को यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को मंथली डिस्क्लोजर देना होगा। हर महीने उन्हें बताना होगा कि किन स्कीम्स में कितना ओवरलैप है, और अगर ओवरलैप है तो मैंने जैसे बताया चरणों में 3 साल में इस ओवरलैप को कम करने की जरूरत है। 35% पहले साल में, दूसरे साल में 35%, तीसरे साल में 30%। नहीं आप ओवरलैप कम कर पा रहे हैं, मर्ज कर दीजिए स्कीम को, ठीक है। अब आते हैं सेबी सर्कुलर के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है कि स्कीम का नाम कैसा हो। स्कीम का नाम ऐसा हो जो इन्वेस्टर को सीधे सीधे बता पाए कि ये स्कीम किस तरह की है, किस कैटेगरी की है, कहाँ निवेश करिए। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको किसी रिटर्न का वादा कर रहा हो, किसी तरह के प्रॉमिस कर रहा हो। नाम बिल्कुल कैटेगरी के मुताबिक सीधा सरल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अब इन चेंजेस को करने के लिए एएमसीज को 6 महीने का समय दिया गया है और 6 महीने के अंदर ये चेंजेस कर देंगे। लेकिन इमीडिएटली क्या होगा कि आपके जो सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन और रिटायरमेंट प्लान है वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। उनका पैसा जो है अब उनके जैसी जो स्कीम उस कंपनी के पास होगी उसमें मर्ज होता हुआ नजर आएगा। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में जो चेंज है वो 3 साल में फेज्ड मैनर में इसको लागू किया जाएगा। नाम को आसान बनाना है, वो तुरंत ये चेंजेस जो है उनको अब करने शुरू होंगे। 6 महीने का वक्त दिया गया है, 6 महीने में इन सब को सुधार कर लीजिए। तो क्या मकसद है सेबी का? सेबी का मकसद है कि स्कीम आराम से इन्वेस्टर को समझ में आए, स्कीम चुनना आसान हो, स्कीम की भीड़ में कंज्यूमर जो है वो गुम ना हो, वो आसानी से समझ सके कि भाई ये स्कीम है, ये इसका नाम है, ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। सेक्टोरल फंड्स में कोई धोखा ना हो, सिमिलर स्कीम्स हैं 3-3 नाम के और आपको समझ में नहीं आ रहा किस में करें, आप नाम जो है बहुत फैंसी लग रहा है, आपने वहाँ पर निवेश कर दिया। तो डुप्लीकेशन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो और कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट्स कम हो। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें दिख रहा है, लाइफ साइकिल फंड के जरिए इन्वेस्टर की रिस्क को देखते हुए, उसकी एज को देखते हुए एक स्ट्रैटेजी दी जा रही है ताकि आप इनसे अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सके। इनके लेबल पर नहीं जाएं, नाम पर मत जाओ, लेकिन इनके काम को देखो और समझो, आसानी से समझ सके इन्वेस्टर। ये कोशिश है सेबी की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जो चेंजेस किए गए हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए मनी 9।